गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? तो अगर आप क्लास नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं दैट केस आप पीडीएफ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? और आज यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। कल वाला क्लास नहीं हो पाया था, आज हो जाएगा। कल वाला भी, आज वाला भी। हाँ जी, तो आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों तक? पहले तो इसका कंफर्मेशन दे दीजिए। क्लास नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं ऑल राइट। तो हम लोग सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो अभी पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा था, तो कल भी पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। कल 25 क्वेश्चंस हमारे पॉलिटी के हो गए थे, ठीक है? आज भी कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करें और आगे बढ़ते हैं ना सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज का। तो आसान सवाल है, देखो क्वेश्चन अप्रोचेबल है। अगर रिवीजन करके बैठे होंगे तो आसानी से बनेंगे, ठीक है? The fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following Amendment Act? फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज से रिलेटेड है, पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, पार्ट 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, और पार्ट 4A ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ये अमेंडमेंट से आया था। अब वो कौन सा अमेंडमेंट था और ईयर भी आप लोग मेंशन करते जाएं। इसमें ईयर नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बट आप लोग मेंशन करते जाएं वो ईयर कौन सा था। बिल्कुल सही बात, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, ठीक है? तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज ये कितनी ड्यूटीज आज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो कितनी ड्यूटीज लिखी हुई हैं? तो ध्यान रखना, 11 ड्यूटीज लिखी हुई है। इसमें से 6 आपकी वॉलेंटरी हैं और 5 मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी वाली अगर ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है? 6 वॉलेंटरी हैं, 5 मैंडेटरी हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 10 ड्यूटी थी, बाद में एक ड्यूटी और ऐड करी गई थी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। जस्ट अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है सर? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें मेंशन्ड है? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 3 sir, which of the following article of the Indian Constitution contains fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए किस आर्टिकल में? 45A, 51A, 42, 30B। शुरू के आर्टिकल्स मैं याद कराता हूँ, ठीक है? पूरा बार बार रिवाइज कराता हूँ, उम्मीद है जिन्होंने क्लास अटेंड करी होगी वो इसका आंसर कर पाएंगे। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1, 5 to 11 पार्ट 2, 12 to 35 पार्ट 3, 36 से 51 ये था पार्ट 4।
फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 52 से 151 था पार्ट 5। अब जब हमने बीच में पार्ट 4A बनाया तो उसमें एक एक्स्ट्रा आर्टिकल ऐड किया 51A। सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जो 11 ड्यूटीज हैं वो इसी आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 51A। सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी टिल सब क्लॉज ए, इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हैं। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51A। हाँ जी सर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा मेरे को ये बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 से, बिल्कुल सही बात है। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, कोई बता सकता है? उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। सरकार कमेटी नहीं है, इट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। तो जो लोग स्वर्ण सिंह कमेटी बोल रहे हैं उनका आंसर ठीक है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई थी। क्लियर है सर? इज दैट क्लियर? यस और नो? स्पेलिंग मिस्टेक तो जीके में सर हो ही जाता है। चलो जी, तो इतना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा कि सरकार का वो स्वर्ण का सरकार बन जाए। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटी? Safeguarding public property, protecting the sovereignty, integrity and unity of India, developing scientific temper and humanism, all of the above। बताइए सर, इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन है? ए बी सी, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ये ए बी सी, ये सब के सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो मेरे को बताइए इसमें कौन सी मैंडेटरी है और कौन सी वॉलेंटरी ड्यूटी है? अगर सब के सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो इसमें से कौन सी मैंडेटरी है और कौन सी वॉलेंटरी है? हाँ जी, ये बात ठीक है। ऑल द ड्यूटीज आर, ऑल ऑफ देम आर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब के सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर हम बात करें सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या है ये? मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है? इसको ध्यान रखना, ये ड्यूटी कैसी है? मैंडेटरी है। ठीक है, ये वाली ड्यूटी मैंडेटरी है। प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, ये भी मैंडेटरी है, ऐसा नहीं करने पे दंड मिलेगा। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ये वॉलेंटरी है। अगर साइंटिफिक आप नहीं भी सोचते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ऐसा नहीं सोचना है कि बिल्ली रास्ता काट गया तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बट स्टिल अगर आप ऐसा सोचते हो तो उसके लिए आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा। ठीक है, तो डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर वाली वॉलेंटरी है। तो कुल मिला के ये तीनों ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी में एक कंफ्यूजन आपको दे सकता है वोट से, ड्यूटी टू वोट। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए, लेकिन ध्यान रखना वोट करने की ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वोट करने की ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कई लोगों को जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं याद होती हैं, वोट तुक्के में लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वोट करने की तो होगी,
बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो कल कहीं कहीं आपको इसके रिगार्डिंग फंसाने की कोशिश करे तो फंसना नहीं है आपको। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following committees suggested incorporating fundamental duties in the Indian Constitution? तो जस्ट अभी हम लोगों ने बात करी वो कौन सी कमेटी थी? इट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, विच कमेटी रिकमेंडेड? इट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी। जस्ट अभी हम लोगों ने बात करी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedom? 25 से 28, 29 से 30, 32 से 35, 23 से 24, इसमें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन सा पार्ट है? राइट टू रिलीजियस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर कवर्ड इन पार्ट 3। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। ठीक है, और इन्हीं में आता है आपका एक पार्ट सेक्शन है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 में देखा था फ्रीडम, 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और जो 25 से 28 है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ठीक है, तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इसमें से किस में आएगा? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। Moving on to the next question, question number 7. Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law within the territory of India? 14, 15, 17, 18. ये सब फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है, एक एक आर्टिकल मैंने उसमें आपको पढ़ाया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन सर गलत नहीं होने चाहिए। इनमें से कौन गारंटी करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? किस में आता है सर? तो आर्टिकल 14 है सर, जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब नथिंग इज अबव द लॉ, कोई लॉ के सामने सब बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम उस पर पर्सन पर लॉ लगाएंगे। जैसे एक बड़े पर्सन पर और एक बच्चे पर सेम लॉ नहीं लग सकता, तो वो बात कहां से आती है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। ठीक है, अच्छा इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहां से बोरो किया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहां का कंसेप्ट है? हाँ जी, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहां का है सर? यूके का है या यूएसए का है? इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने बोरो किया है यूके से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कंसेप्ट है यूएसए का, और ये यूके में एविडाइसी कंसेप्ट भी कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वैसे इतना डिटेल में पूछे चांसेस आर कम, अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि आर्टिकल 14 इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 14 रिलेटेड है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। क्वेश्चन नंबर 8, which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? बताइए, which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? 18, 15, 14, 17.
हाँ जी, ये आंसर होना चाहिए सर आपसे। हाँ, तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था। लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। लॉ बोले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। abolition of untouchability, article 17। abolition of titles, आर्टिकल 18। ठीक है, तो लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, इतना याद रख के आप आर्टिकल 14 से 18 इजीली याद रख सकते हो। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 17 डील्स विद द अनटचेबिलिटी। Question number 9. Which of the following is correct with respect to right against exploitation? इनमें से चार ऑप्शन है, और इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, या फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, या फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट इज आर्टिकल 14। ठीक है, अभी हमने देखा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये है आर्टिकल 29। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, तो आपने जो राइट टू फ्री रिलीजियस फ्रीडम पढ़ा था आर्टिकल 25 से 28, तो उसमें ये है आर्टिकल 27। ठीक है, तो ये कौन सा है? आर्टिकल 27। तो बचा क्या सर? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, दैट इज योर आर्टिकल 23। और ये किसका पार्ट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। ठीक है, ये किसका पार्ट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तो गिव मी थम्स अप। बताइए जरा, स्पीड में तो नहीं जा रहे हैं ना? फास्ट तो नहीं लग रहा है ना किसी को? ठीक है, सब चंगा ही चल रहा है। ऑलराइट, वेल वेल वेल, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करें बातें छाते में। बिल्कुल अपना क्वेश्चन सटीक करें, क्योंकि आपके पास टाइम की है अभी कमी। ठीक है, तो सारा टाइम अब किस पे? तैयारी पे लगाना है ना। मुझे भी बहुत सी चीजें अभी करंट अफेयर्स आपका पेंडिंग है जून का, उस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी जैसे हो जाएगा आपको भेज दिया जाएगा। While that is question number 10. In which part of the Indian Constitution the fundamental rights are provided? इससे आसान सर कोई सवाल देखा है आपने? फंडामेंटल राइट्स लगा दो सर, जिसका सुबह से एक भी नहीं लगा वो भी लगा दो सर तुक्का। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 2, 3, 4, 5, बताइए सर। बिल्कुल सर, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स।
क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल्स। इमरजेंसी के लिए याद रखना तीन आर्टिकल्स हैं, 352, 356, 360। ठीक है, 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं, और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो आर्टिकल बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 352 इज करेक्ट आंसर। अच्छा मेरे को ऐसा बताओ, ऐसे कौन से दो फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, भले ही नेशनल इमरजेंसी क्यों लग जाए, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो दो आर्टिकल्स कौन से हैं फंडामेंटल राइट के, वो दो आर्टिकल्स कौन से हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन ड्यूरिंग फंडामेंटल, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ध्यान रखना आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम करता है, प्रोक्लेम और रिवोक दोनों किसके हाथ में है सर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। प्रोक्लेम तो सर देखो आपको भी पता है कौन करेगा, बट किसकी एडवाइस पे करेगा वो भी आपको पता है। बिल्कुल सर, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 32 किसकी एडवाइस, कौन प्रोक्लेम करेगा, उसको रिवोक भी कौन करेगा, दैट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारा काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। फाइनेंशियल इमरजेंसीज इम्पोज अंडर आर्टिकल, क्या इसको अभी अभी हमने नहीं पढ़ा। हाँ जी सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या अब जस्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, कौन से आर्टिकल में आएगी, जल्दी से कमेंट करिए। तीन इमरजेंसी पढ़ी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए देखा 352, प्रेसिडेंट रूल के लिए 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360। इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगी है। तो आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the governor of the state can be removed by which one of the following? Chief Minister, Prime Minister, Union Home Minister, President। हाँ जी सर, गवर्नर को हटाने और ट्रांसफर करने का काम किसका है, बताइए जरा। आर्टिकल 156 क्लियरली बोलता है गवर्नर shall hold office during the pleasure of president। मतलब प्रेसिडेंट के मजे पर है सर,
प्रेसिडेंट को मजा आ रहा है आप बने रहेंगे गवर्नर, मजा नहीं आ रहा है आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 156 की अगर हम बात माने तो गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन हटा सकता है सर? प्रेसिडेंट हटा सकता है, क्योंकि गवर्नर कब तक है? प्रेसिडेंट के मजे मजे में है, ठीक है। प्रेसिडेंट को मजा आ रहा है तो वो है, प्रेसिडेंट को मजा नहीं आ रहा है तो वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ प्रेसिडेंट को भी मजा नहीं आता है, ये किसकी एडवाइस पे करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 156, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है सर? क्लियर है तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? इनको कौन अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को, या ऑल ऑफ द अबव को? यहाँ पे हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज वर्ड आएगा। बिल्कुल, अगर यूनियन होता तो जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, आपका इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, उनको प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पर एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, इन सबको कौन करता है अपॉइंट? इन सबको आपका गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। इन सबको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा, बिल्कुल सही बात है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Which of the following is not a feature of election system of India? इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में क्या नहीं चलता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सीक्रेट वोटिंग, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट? हमारे इलेक्शन सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं? देखो बहुत आसान सवाल है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है एक सर्टेन एज के अबव, जैसे 18 ईयर हमने फिक्स कर दिया, 18 ईयर से अबव हर कोई वोट कर सकता है, मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो 18 प्लस होने पे वो वोट कर सकता है, दैट पर्सन। तो दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सीक्रेट वोटिंग मतलब जब आप वोट देने जाते हो तो आपने देखा होगा एक बॉक्स लगा होता है, उस बॉक्स में ईवीएम मशीन होती है, आप वहां वोट डालते हो, तो वहां कोई कैमरा नहीं लगे, वहां कोई देख नहीं रहा आप किसको वोट डाल के आए हो, यानी आपने किसको वोट दिया है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सीक्रेट होता है ना, आप बताना चाहो बताओ, नहीं बताना चाहो ना बताओ। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट इज नॉट अ फीचर ऑफ अवर इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ये लेके आए थे, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ ब्रिटिशर्स कौन से कानून से कम्युनल इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स लेके आए थे? सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट आया था इंडिया में, तो वो ब्रिटिशर्स कौन से कानून से लेके आए थे? किसी को याद है? उन रिफॉर्म्स का नाम क्या था? याद करो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, याद है किसी को? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, बिल्कुल 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट ये लोग लेकर आए थे फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। वहां से इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई थी, बट आज के टाइम में कम्युनल इलेक्टोरेट जैसी चीज हमारे सिस्टम में नहीं है। इसमें क्या होता था, मान लो किसी को मतलब कोई एरिया है, मान लो 3 एरिया है, उसमें से एक एरिया जहाँ पे मेजॉरिटी आबादी मुस्लिम्स की है, तो यहाँ पर जो पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो मुस्लिम ही होगा, प्लस जो वोट देने का राइट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, इस एरिया के नॉन मुस्लिम्स को वोट देने का राइट नहीं होगा। तो ये था कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक रिलीजन का कब्जा, बाकी रिलीजन के लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो दैट वाज कम्युनल इलेक्टोरेट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? यस और नो, गिव मी थम्स अप। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप।
कोई डाउट है तो पूछिए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। तो जी देखो क्वेश्चन। हाँ जी सर। वेल आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17, members of the election commission are appointed by president of India, prime minister elected by the people, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आसान क्वेश्चन है 17 वाला, तो इसको आंसर करिए प्लस बताइए इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। हाँ जी सर। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स भी बताने हैं। इलेक्शन कमीशन में कितने, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आप चेक कर लेना, आप सब में पाओगे उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो 3 है उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 है, पार्ट 15 है आर्टिकल 324 से 329। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए पार्ट 15 है और 324 से 329 ये आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और स्टेट असेंबलीज का ये इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराएगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से 329। Moving to the next question, question number 18. Which article of the Indian Constitution says that there will be an election commission in India? अब ये क्वेश्चन तो सर मतलब क्या ही बताएं, मतलब क्या बचा सर इसमें? कोई बता सकता है सर इसका आंसर? इसका आंसर पता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इसका आंसर आपको पता है तो। बिल्कुल सर, अभी बताया ना, पार्ट 15 324 से 329 और देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल 324 बोलता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा इज। शेड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ सीट्स कितना रिजर्व है इन लोकसभा? हाँ, अब ये क्वेश्चन ऐसा होगा
Many of you might not know about it. करेक्ट आंसर इज 84। शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं इन द लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। पहले चार स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है ओनली 2। कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है वो पूछ रहा है। फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा अ पर्सन में बी एटलीस्ट 25 ईयर्स, मतलब लोकसभा में जाने की मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, a person can be a member of both Lok Sabha and Rajya Sabha at the same time. Statement 3, a person belonging to the scheduled caste and scheduled tribe can contest election from a general seat also and not just with the reserved seat. ये statement 3 है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है, इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ईदर ऑफ द हाउस votes against the direction given by his or her party, he can be deemed to be disqualified. तो इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है तो भैया तैयारी फिर से करो, है ना, फिर से कोर्स ज्वाइन करो, फिर से तैयारी करो अगर पहला स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, क्योंकि ये तो चीख चीख के पढ़ाया गया है कि मिनिमम एज लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। तो ये तो ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए काट दो। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। इवन अगर आप या तो लोकसभा के मेंबर होगे तो स्टेट असेंबली के नहीं रहोगे, स्टेट असेंबली के हो तो लोकसभा के नहीं रहोगे। ठीक है, तो एक बार में एक ही जगह पर आप बैठ पाओगे। तो ये स्टेटमेंट तो सरासर झूठ है। तो ऑप्शन बी हमें झूठा लगा। ऑप्शन मतलब ऑप्शन 2 कहाँ कहाँ पर झूठा दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है या बी में दिख रहा है। तो बी या डी में से कोई एक हो सकता है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए जनरल सीट, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या कहते हैं कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चौथा चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा। चौथा कह रहा है अगर आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके वोट किया आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बिल्कुल, यही तो सर एंटी डिफेक्शन लॉ का काम है। एंटी डिफेक्शन लॉ लॉ यही तो इंश्योर करता है कि जो पार्टी विप जारी करे आप उसी विप के अकॉर्डिंग वोट करो असेंबली में। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो स्टेटमेंट 4 भी ठीक है सर। तो फर्स्ट ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं आ रहा है कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी सर, बताइए जरा, कोनो दिक्कत, एनी प्रॉब्लम विद इट। हाँ, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन से डील करता है, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसमान से उतर के आएंगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन बेसिक बनते हैं। आपको यकीन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर लगा के देख लो, आप कितनी प्रीवियस ईयर के लिए इसीलिए क्लासेस करवाएंगे। फंडा बेसिक वही है सर कि
रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। जो मेजॉरिटी लैग होता है मेजॉरिटी का, वो सिर्फ रिवीजन का होता है, ठीक है। आप में और जो लोग सिलेक्ट होंगे उनमें डिफरेंस आप नोटिस कर लेना, सिर्फ रिवीजन का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, which is the smallest Lok Sabha constituency in general elections by area? एरिया वाइज सबसे छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है? दिल्ली सदर, मुंबई साउथ, कोलकाता नॉर्थ वेस्ट, चांदनी चौक। देखो दिल्ली आपको पता है छोटा सा यूटी है, और वो दिल्ली ही 7 कॉन्स्टिट्युएंसीज में बटा हुआ है, लोकसभा की 7 कॉन्स्टिट्युएंसीज में बटा हुआ है। तो इतना तो सर समझ में आता है कि जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी होगी वो दिल्ली की होगी। अब दिल्ली की या तो दिल्ली सदर होगी या चांदनी चौक होगी। तो इतना भी अगर आपने सोच लिया तो आपके पास दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ए और डी में से कोई एक भी लगाओगे तो सही होने के चांसेस कितने हैं? 50-50% है, ठीक है। अब इसके लिए आपको फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज चांदनी चौक। सबसे छोटी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है इंडिया की वो है चांदनी चौक, ठीक है। दिल्ली का सबसे पुराना इलाका और दिल्ली की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है? चांदनी चौक। Moving to the next question, question number 22. Directive principles of state policy is mentioned in dash part of the constitution. ये तो सर शुरू में ही बताया था मैंने। ये 22 में लग रहा है। अगर 22 में कोई तुक्का मारना चाहता है तो वो तुक्का ना मारे, वो दोबारा से तैयारी करे, ठीक है। क्योंकि ये शुरू में ही मैंने बताया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है जनाब? बिल्कुल सर, डीपीएसपी से रिलेटेड है। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से रिलेटेड है, अभी बताया था सर। ये गलत हो रहा है तो सर बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। अगर ये गलत है तो मतलब बहुत कुछ गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, which group of the following articles of the Indian Constitution contains directive principles of state policy? 1 to 4 part 1, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2, 12 से 35 पार्ट 3, ठीक है। और पार्ट 4 कहां से कहां तक है? 36 से 51। तो पार्ट 4 डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following article of the constitution is directed to establish uniform civil code? मैंने हमेशा से इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कहा है, ये कंट्रोवर्सी में रहा है और अभी तो कुछ ज्यादा ही ये न्यूज में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में आता है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है सर? डीपीएसपी में आता है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। बिल्कुल रट लो, दीवार पे लिख लो, अपने हाथों में लिख लो, टैटू करवा लो, ठीक है। याद रहे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आर्टिकल 44 डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है? एक बेसिक बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, ठीक है। देखो कोड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लॉज, ठीक है। जैसे क्रिमिनल को कोड, दो तरह के लॉज होते हैं ब्रॉडली, एक होते हैं सिविल लॉज, एक होते हैं क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज का जो पूरा ग्रुप है वो कहलाएगा क्रिमिनल कोड, और सिविल लॉज का जो ग्रुप है वो कहलाएगा सिविल कोड। तो सिविल लॉज को कंबाइंडली हम लोग क्या कहेंगे? सिविल कोड।
तो ग्रुप ऑफ लॉज क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ लॉज कहलाता है कोड। ठीक है। अब सिविल लॉज में क्या है? सिविल क्रिमिनल लॉज में तो देखो इंडिया में यूनिफॉर्म है, इंडिया में क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। सीआरपीसी एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें कोई भी रिलीजन हो डजेंट मैटर, सबके लिए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की सजा है सबके लिए सेम है। बट सिविल लॉज की अगर हम बात करें तो सिविल लॉज में एक सेक्शन आता है पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज किससे रिलेटेड है? पर्सनल लॉज सर आर रिलेटेड विद मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, प्रॉपर्टी सक्सेशन और चाइल्ड एडॉप्शन। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? पर्सनल लॉज में आती हैं। और इंडिया में पर्सनल लॉज आर नॉट यूनिफॉर्म, ये अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग मेंशन है। तो ये जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग मेंशन है इंडिया में। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पज है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं ये भी सबके लिए क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। अभी पर्सनल लॉ सेम नहीं है तो सिविल कोड पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा? इन पर्सनल लॉज को भी सेम कर देगा हर एक रिलीजन के लिए। जैसे हिंदूज के लिए अभी हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, बट एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो वो सबको क्या कर देगा सर? बराबर कर देगा। चलो जी, तो दैट इज योर आर्टिकल 44। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो काइंडली गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक बार बराए मेहरबानी थम्स अप दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, करेंटली देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन? ये तो सर मतलब बहुत टफ सवाल है। बताइए सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से लिया है? इसको कहीं से नहीं लिया है। अभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ही नहीं है। ये बोला गया है डीपीएसपी में कि आने वाली सरकारों पे इसको इस पे काम करना है। तो पहले देखो इंडिया में जब 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था तब एक मेंबर होता था, एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। 1990 से आप देखोगे, ठीक है, 1990 से पहले भी था, बीच में बंद कर दिया था, बट परमानेंटली 1990 से आप देखोगे तो तीन इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अंडर में दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर की बॉडी है। क्लियर है सर? चलो जी, तो ये आज के क्वेश्चन थे। ठीक है। अब इसके अगला 25 कल करे थे, 25 आज करें, ऐसे अगले क्वेश्चन सब लोग फिर एक कल की क्लास में करेंगे। आप लोग अपना रिवीजन मेंटेन करे रखिए। अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, रिवीजन अच्छे से मेंटेन करिए। ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी वही है, जब से क्लासेस चली मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, रिवीजन पे फोकस रखो, रिवीजन मत छोड़ो। अल्टीमेटली लोग उसी को छोड़ देते हैं और नुकसान उसी में होता है। ठीक है। तो चलिए फिर, है ना, तो इसके आगे आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ अच्छा लगा होगा क्वेश्चन बनने के बाद। कुछ अलग भी क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें ट्राई करे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दें। अच्छी बात है, 25 में से 22 बने। देखो मिनिमम 20 बनने चाहिए थे, 25 में से मिनिमम 20 बनने चाहिए थे सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो अगर 20 से कम बन रहे तो आप काम करिए, क्वालिटी पे आप देखिए कहाँ पर आपसे चीज़ें मिस हो रही हैं। ठीक है सर?
चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।